दोस्तों, मैं पांडे। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ये बुक पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स की। और उसमें हमने पहला चैप्टर स्वतंत्रता प्राप्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था कि हमने पार्ट 4 यानी 4 भागों तक हमने कर लिया था। यानी कि हमने वीडियो मैंने 4 पार्ट बनाए थे। 4 पार्ट तक हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जनांगीय रूपरेखा। यानी दोस्तों देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर हमारी भारतीय जनांगीय मतलब होता है तरह से जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन की रूपरेखा क्या थी उस समय, जनसंख्या में क्या उतार चढ़ाव रहते थे, जनसंख्या में कैसी रूपरेखा थी। दोस्तों, हम इसमें जानेंगे। पहला जो पॉइंट है वो जन्म दर तथा मृत्यु दर। ठीक है दोस्तों, जन्म दर और मृत्यु दर। देखिए, जन्म दर क्या होता है, एक साल के अंतर्गत। देखिए, एक साल के हमेशा जन्म दर एक साल में निकाली जाती है। वह दर जिसके अंदर एक साल के अंदर कितने लोगों की जन्म हुआ, कितने लोगों का जन्म हुआ, वो आपका जन्म दर कहलाता है। यानी कि एक साल के अंदर कितने जन्म हुए हैं, कितने बर्थ हुआ है, कितना जन्म हुआ है, वो एक साल के अंदर वो देखा जाएगा। और मृत्यु दर वो होता है कि एक साल के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, वो आपका मृत्यु दर होता है। तो दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम पे ये दोनों ही बहुत हाई थे, यानी कि जन्म भी बहुत होते थे और मृत्यु भी होती थी उतनी ही। ये थी उस समय 42 से 48 प्रति हजार, 42 से 48, यानी कि 42 एंड 48 पर 1000, यानी कि 1000 व्यक्तियों में 42 लोगों की मृत्यु होती थी और 42 लोग जन्म लेते थे। दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है मेरा कि उस समय जितने मरते थे उतने ही जन्म लेते थे, जितने जन्म लेते थे उतने ही मरते थे। दोस्तों, दोनों ही बहुत हाई थे, और दोनों ही किसी देश में हाई होना, जन्म दर भी मृत्यु दर दोनों ही एक साथ, तो बहुत ही विकट और बहुत ही दयनीय स्थिति होती है उस देश की। वो निर्धनता, गरीबी को दर्शाती है कि वो देश कितना गरीब है कि वो अपना बर्थ रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ना ही अपना मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मोर्टेलिटी रेट आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो ये निर्धनता की निशानी थी दोस्तों। और दूसरा जो है शिशु मृत्यु दर। देखिए, एक मृत्यु दर होता है, एक शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर में एक साल के अंदर सभी टोटली, शिशु भी, बुढ़े भी, औरत भी, जवान भी, मध्यम भी, किशोर भी, सारे आ जाते हैं। लेकिन शिशु मृत्यु दर स्पेशली आपका जो न्यून बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु, नवजात यानी अभी नए जिन्होंने जन्म लिया, यानी 1 वर्ष से नीचे की आयु वाले, 1 वर्ष से नीचे की आयु वाले, यानी कि सारे नए न्यू बॉर्न बेबी जिनके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल के नीचे भी जितने भी शिशुओं की 1 साल के अंदर मौत हुई है, वो आपका शिशु मृत्यु दर है, जो कि बहुत हाई था। उस समय था 218 प्रति हजार लगभग, यानी कि 1000 लोगों पर 218 शिशुओं की मृत्यु होती थी। तो समझ लीजिए कितना हाई था। और आज के वर्तमान में हमारा ये 42 से 48 होगा, 42 या 40 से 42 होगा आज के टाइम पे। तो आज के टाइम बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा हाई था। हमारे न्यून बॉर्न बेबी बहुत मरते थे। इसका कारण था क्योंकि हमारी जो माताओं को अच्छा पोषण नहीं मिल पाता था। बच्चा पैदा होती कुपोषित या कोई रोग लेके पैदा होता था, या उतना अच्छी हमारी क्या है स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, उतने अच्छे से ऑपरेशन से बच्चे नहीं निकल ऑपरेशन इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे। ठीक है। और दूसरा, साफ सफाई हाइजेनिक नहीं थी, कोई भी गंदे संदे पानी पिला दिया गया, कोई भी गंदा छू दिया गया। उतना हमारे हॉस्पिटल में ना इतने माताओं की इतनी जागरूकता थी कि बच्चों को हाइजीनिक रखना चाहिए, तो उससे भी इन्फेक्शन से बच्चा मर जाया करता था। तो उस समय क्या जागरूकता भी नहीं होती लोगों में, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। ठीक है दोस्तों। और ना ही हमारा खान पान अच्छा था। तो ये है उस समय हमारी जनसंख्या का रूपरेखा। तीसरा है जीवन प्रत्याशा, यानी कि लाइफ कैपेसिटी। ठीक है। देखिए, लाइफ कैपेसिटी का मतलब यह है कि कोई किसी देश के अंदर औसत व्यक्तियों की आयु कितनी होती है, यानी कि कितने आयु तक लोग लगभग जीते हैं, वहाँ पे औसत यानी एवरेज इतना लोग जीते हैं। यानी कि आज हमारी जो जीवन प्रत्याशा रेट है वो 60, यानी 60 तक लोग जीते हैं, 60 तक अधिकतर मर जाते हैं लोग। बहुत ही मुश्किल, कमी लोग 70, 80, 90, 100 तो बहुत ही रेयर जाते हैं। 100 से पार तो छोड़िए। ठीक है दोस्तों, मेरे खुद के नाना 102 साल में अभी मरे हैं दोस्तों, अभी लॉकडाउन में, तो वो काफ़ी लंबा जिए। और मेरे दादा भी 100 साल, तो उनकी जो लाइफ कैपेसिटी थी वो बहुत हमारे से कई ज़्यादा है।
दोस्तों। तो छोड़िए इस मैटर को, मतलब समझाने की कोशिश करी मैंने। और जो मेरा मतलब कहना मतलब यह है, जीवन प्रत्याशा होता है कि किसी देश में औसत लोगों की औसत आयु उम्र पाया जाना, यानी लोगों की औसत आयु कितनी है होती है, औसत आयु वहाँ लोग कितना जीते हैं, यानी कि कितना औसत आयु जीते हैं लोग किसी भी देश में, वहाँ के व्यक्ति कितना औसत आयु जीते हैं, यानी कितने उम्र तक लगभग इतने लोग जीते ही जीते हैं, इतने नॉर्मली जी जाते हैं, सामान्य है। देखिए आज हमारी 60 है, पहले अंग्रेजों के टाइम में वो 32 थी। 32 समझ लीजिए एक जवान व्यक्ति होता है, 32 आप जानते हैं जवान व्यक्ति 32 होता है। वो 32 साल तक अधिकतर नौजवान मर जाया करते थे। क्यों? अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो पाने के कारण, अच्छी खान पान होने के कारण, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे, हमारे नरिशमेंट नहीं मिलता था, प्रोटीन नहीं मिलता था। दूसरा अच्छी सुविधा नहीं थी। मान लो किसी को बुखार हो गया तो बुखार बढ़ते 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 दवाई कुछ होगी नहीं, बस जड़ी बूटी चल रही है, वो काम कर रही है, नहीं तो अब ऐसे ही बंदा मर जाया करता था। कोई रोग हो गया, टीबी कैंसर कुछ भी हो जाता था, चाहे छोटा सा कुछ भी रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो बढ़ के खत्म जानलेवा हो करता था। तो उस समय क्या लोग 32 साल तक लगभग जीते थे, लेकिन आज हमारी 60 साल तक है। ये हमारे चिकित्सा को विकास को दर्शाता है 60 साल ये। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब ये जो चौथा पॉइंट है वो है साक्षरता दर। साक्षरता यानी लिटरेसी, लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई वाला। देखिए उस समय जो भारत की जो प्रताक्षर दर थी, सॉरी साक्षरता दर थी, वो बहुत ही निम्न थी, यानी कि 16% लोग ही पढ़े लिखे थे। देखिए यहाँ पढ़े लिखे मतलब ये नहीं है कि सारे बहुत ही, देखिए साक्षरता दर का मतलब ये नहीं होता कि वो 16% बहुत ही क्वालिफाई बंदे हो। जैसे क्वालिफाई मतलब जिसने MA कर रखा है, BEd कर रखी है, IAS के पेपर क्लियर कर रखा है, यानी इतनी हाई फाई पढ़ाई, इतनी डिग्रियाँ ले रखी है, वो नहीं होता उसका मतलब। उसका मतलब ये होता है कि आदमी बस चीज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है, साइन वाइन कर सकता है, नॉर्मली बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, नॉर्मली बस पढ़ा कि वो कुछ भी साइन कर सके, कुछ भी पढ़ सके हिंदी इंग्लिश में, तो वो साक्षरता दर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहलाता। अगर ऐसा देखा जाता तो आज ये हमारी आज की डिग्री इतनी ही होगी, इतने अच्छे डिग्री वाले बंदे हमारे देश में इतने ही मिलेंगे, 16-17%, बाकी ऐसे ही है। ठीक है, तो लेकिन हमारी आज की साक्षरता दर 80% से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, मुझे करेक्ट पता नहीं है, होगी पता तो मैं अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता दर उस समय जो थी टोटल जनसंख्या का 16% थी। हमारी उस समय जनसंख्या ज़्यादा था, मैक्सिमम होगी दोस्तों यही लगभग 15 से 17 करोड़ होनी चाहिए हमारी जनसंख्या, बिल्कुल। क्योंकि जब पहला चुनाव हुआ था हमारा 1951-52 के में, तो उस समय हमारी जो जनसंख्या तो 17 करोड़ थी। तो उस समय ज़्यादा 11 से 17 करोड़ के बीच में होगी जो भी जनसंख्या होगी। तो उसमें से टोटल 16% ही टोटल जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, साक्षर थी, और उसमें से स्त्री 7% थी दोस्तों। स्त्री 7%, यानी आधा से भी कम स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। हमारी स्त्रियों की उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उस समय लड़कियों को कोई पढ़ने देता नहीं था, लड़की पैदा नहीं होने देता था, पढ़ने की तो छोड़ो पैदा ही नहीं होने देता था लड़कियों की। आपने कन्या भ्रूण हत्या सुना होगा, दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों को मार दिया जाता था। कि कोई भी बिहार, ये उत्तर भारत में ज़्यादा चलता था, उत्तर भारत के बिहार, आपका झारखंड, उत्तर प्रदेश इलाकों में, हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा चलता है, था क्या अभी भी है ही, अभी काफ़ी कम है लेकिन है। तो देखिए साक्षरता दर हमारी क्या उस समय टोटल जनसंख्या का 16% थी, और उस 16% में से 7% स्त्रियों की थी, लेडीज की, फीमेल की। तो देख सकते हैं कि आप कितना कम है। यानी मान लीजिए 100 में से 16 टोटल लोग पढ़े हैं और 16 में से 7 स्त्रियां पढ़ी हैं। तो सोचिए कितनी कम जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, कितना कम जागरूकता थी। तो ये कम, देखिए पढ़ाई लिखाई से आप जागरूकता जागते हो। अगर अनपढ़ आदमी कुछ नहीं जानता, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी कुछ पर शोषण कर सकता है, कोई सी भी अधिकार का हनन कर सकता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे पता है कि मुझे जीने का अधिकार है, कोई मुझे बोलने से नहीं रोक सकता, कोई मेरे को पानी पीने से रोक सकता, वो अब जानता अपने अधिकारों को। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हमारा जो देश गुलामी का मेन कारण ये भी था, साक्षरता दर बहुत कम थी। पांचवा, उस समय लोगों को पढ़ाई लिखाई का कोई भी जुनून नहीं होता था, जो पढ़ता था उसको भी ज़्यादा पढ़ने देते नहीं थे। पांचवा क्या है? जनांगीय संक्रमण। देखिए जनांगीय संक्रमण क्या है? संक्रमण मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन, इंग्लिश में आप बोलते थे जैसे कोई भी इन्फेक्शन। संक्रमण मतलब क्या होता है? जैसे आज कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है कि इन्फेक्शन है, संक्रमण है कोरोना वायरस। संक्रमण का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर तेजी से फैलना। संक्रमण का आपको मैं रियली मतलब आज बताता हूँ। इन्फेक्शन मतलब होता है बहुत तेजी से बड़े लेवल पर फैलना। जैसे कि आपको कोई पैर में कुछ भी इन्फेक्शन होता है, चोट हो जाती है,
तो अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो 2-3 हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी, और एक हफ्ते तो बहुत बड़ा घाव बन जाता है अगर उसका आप इलाज ना करो, ट्रीट ना करो। तो वैसे ही क्या, जैसे आज कोरोना वायरस है, आज कोरोना वायरस क्या है कि एक आदमी से वो 100, हजारों, सैकड़ों आदमी में फैल जाता है बहुत तेजी से। तो संक्रमण मतलब होता है बहुत तेजी से बड़े लेवल पर फैलना। ठीक है दोस्तों, फैलाव। तो जनांगीय संक्रमण यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का बहुत बड़ा फैलाव होना, बहुत बड़ा विस्फोट होना। मैं इसको विस्फोट भी कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, ब्लास्ट होना। ठीक है दोस्तों, संक्रमण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का बड़े लेवल पर फैलना बहुत तेजी से, वो भी बहुत तेजी से, तेजी से। जैसे ठीक है, आज के मैं उदाहरण दूँ, कोरोना सबसे बेस्ट उदाहरण बैठेगा कि आज तेजी से कोरोना बहुत जल्दी फैल रहा है, बहुत जल्दी फैलता है। तो वैसे ही ठीक है, हमारा उस समय जनसंख्या फैलती थी। अब आप सोचो जनसंख्या कैसे फैलती, मैं बताता हूँ। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, 1921 तक हमारी जनसंख्या में, हमारी जनसंख्या स्थिर नहीं रहती थी। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, उतार चढ़ाव चढ़े रहते थे। हमारी जो जनसंख्या का कर्व रहता था वो आपका इस तरफ ऐसा रहता था, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, माउंट की तरह। कभी यहाँ पे पिक पे है, कभी बहुत लो है, कभी पिक पे है, कभी लो है। तो हमारी जनसंख्या में क्या है, ये क्या है, उतार चढ़ाव रहता था 1921 तक। ध्यान रखिएगा 1921 तक। लेकिन 1921 के बाद से और आज तक, 1921 से लेकर 1921 के बाद से, यानी 1921 के बाद से 2020 तक, अब तक लेकर हमारी जनसंख्या में कभी भी गिरावट नहीं आई, हमेशा बढ़ता ही रहा है। यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा क्या है, इस तरह रहा है, इस तरह रहा है, इस तरह रहा है, इस तरह रहा है। हमारा जो ग्राफ है वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, कभी गिरा नहीं है। तो ये जनसंख्या का बहुत तेजी से क्या है, फैलाव, बहुत तेजी से हमारे देश में जनसंख्या का बढ़ना, बहुत बड़े लेवल पर। तभी देखिए आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से पार है। 1921 के बाद से क्या हमारी जनसंख्या बढ़ी, लेकिन बढ़ती चली गई। लेकिन 1951 के बाद दोस्तों, 1951 के बाद हमारी जनसंख्या में बहुत बड़ा एक विस्फोट आया। विस्फोट यानी कि हमारे बहुत, उस 1951 के बाद हमारी जनसंख्या में बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई, बहुत भारी मात्रा, यानी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी जनसंख्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ी। यानी 1921 के बाद से हमारी जनसंख्या मान लीजिए 20-30 बढ़ी, लेकिन 1951 के बाद से 80-90 लेकर बढ़ी जनसंख्या। 1951 का तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी लेवल पर फैली हमारी जनसंख्या। उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ी 1951 से लेकर, और अब तक बढ़ी रही है। तो दोस्तों यह है जनांगीय संक्रमण की, जनसंख्या का बहुत बड़े लेवल पर फैलना, बहुत अचानक से। 1921 के बाद से जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं, बढ़ तो रही थी, लेकिन 1951 के बाद से बहुत बड़ा विस्फोट, यानी बहुत बड़ा लेवल पे एक धमाका सा जनसंख्या के चारों तरफ फैल गया उसका धमाका। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या में बड़ी 1951 के बाद एक तरह विस्फोट हुआ, ब्लास्ट जनसंख्या का दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था का, सॉरी, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जनांगीय रूपरेखा, हमने उसमें पढ़ा कि ब्रिटिश शासनकाल में हमारी जो भारत की जनसंख्या की जो रूपरेखा तो कैसी थी। हमने पहला पॉइंट पढ़ा जन्म दर तथा मृत्यु दर, वो उस समय दोनों ही बहुत हाई थे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा शिशु मृत्यु दर, वो क्या है, उस समय क्या है, ये भी बहुत हाई था हमारा शिशु मृत्यु दर, हमारी चिकित्सा कम होने के कारण, हमारा माताओं को अच्छे से पोषण न मिलने के कारण। जीवन प्रत्याशा उस समय हमारे 32 वर्ष थी, ये हमारे चिकित्सा के विफलता को दर्शाता है कि उस समय हमारा जो मेडिकल सिस्टम था वो कितना कमज़ोर था, हमारे लोग जागरूक नहीं थे। ठीक है, दूसरा। और चौथा है साक्षरता दर, हमारे लोग बहुत ज़्यादा, पूरी जनसंख्या के 16% लोग पढ़े थे, उसमें से भी स्त्री 7%। उस समय लोग पढ़ाई को लेकर कोई जागरूकता नहीं थी, ना सरकार से ना लोगों की तरफ से। पांचवा हमने पढ़ा जनांगीय रूपरेखा, साक्षरता दर उस समय पढ़ी कि लोग कितने जागरूक नहीं थे। पांचवा जनांगीय संक्रमण पढ़ा कि किस तरह भारत की जनसंख्या में विस्फोट आया, बहुत तेज़ी से बढ़ी। 1921 तक हमारी जनसंख्या में उतार चढ़ाव रहा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन 1921 के बाद से लेकर अब तक वर्तमान तक हमारी जनसंख्या बढ़ी रही है, कभी घट नहीं रही है, और आगे बढ़ती रही है अगर ऐसी रहा तो। और 1921 के और 1951 के बाद जनसंख्या में बहुत बड़ा विस्फोट आया, बहुत बड़ी वृद्धि आई, बहुत तेज़ी से बढ़ी हमारी जनसंख्या 1951 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमने क्लास में पढ़ा, ये ब्रिटिश शासन काल में भारतीय जनसंख्या रूपरेखा। दोस्तों कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल की वीडियो मेरी जो अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। फिर इसके बाद में पॉलिटिकल का चैप्टर शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, पॉलिटिकल का हम वीडियो डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए दोस्तों। मेरी
चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और मैं जल्दी एक मोटिवेशनल वीडियो डालने वाला हूँ। आप मेरी इससे पिछली वीडियो महाराणा प्रताप वाली है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया दोस्तों। आने वाली वीडियो में मेरी इस मोटिवेशनल वीडियो को प्यार दीजिएगा। बाय बाय, शबा खैर।